एक्साइटेड और आप पढ़ने के लिए तैयार? इवन बच्चों, मुझे तुमसे एक बात करनी है कि तुम में से यदि कोई हमारी स्टॉक मार्केट की जो रिसर्च टीम है उसका पार्ट बनना चाहता है, वो चाहता है इवन पार्ट फॉर द पार्ट टाइम एंड फॉर सम मंथ्स और सम डेज ऑल्सो, मतलब डेज तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ सम मंथ्स, यदि कोई व्यक्ति पार्ट बनना चाहता है, उसे लगता है कि वो स्टॉक मार्केट में वो भी कुछ करना चाहता है, चाहती है, तो यू कैन बी अ पार्ट। और आप हमें बता सकते हो कि आप भी स्टॉक मार्केट का काम करना चाहते हो या हमारी रिसर्च टीम का पार्ट बनना चाहते हो, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यू कैन शो योर इंटरेस्ट बाय सेंडिंग अ मैसेज टू रचना मैम। यू कैन टेल हर कि आप इंटरेस्टेड हैं और देन हमारी टीम आपसे मिलेगी एंड वी कैन मेक यू अ पार्ट। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास घर में सिस्टम होना चाहिए। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है एपीटी में। यू कैन डू दैट फ्रॉम होम। तो यदि आप सही में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लेट रचना मैम नो अबाउट इट। ओके, अब आज जो हम सेशन ले रहे हैं बच्चों, इसको मैं इतना पूरा कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब इतना जो फैलाव है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के अंदर, उसको एक ही फ्रेम में रखने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में। आज मैं बताऊंगा। तो आज का सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज आपको जो अलग अलग इवेंट, अलग अलग बातें, अलग अलग जगह से पता चलती हैं, मैं वो सारी आपको लाके यहाँ रख दूंगा। ये आपका फ़ायदा है। तो पूरा स्टॉक मार्केट आज, पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट आपको ढंग से आज यहीं सीखने मिल जाएगा। हर वो चीज़ जो स्टॉक मार्केट की किसी एक्सपर्ट को पता होती है वो आपको पता होगी। आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, नॉट एट ऑल। इस सेशन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप बेसिक भी नहीं सीख पाओगे कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सारी बातें हैं जो किसी को भी स्टॉक मार्केट में पता होती हैं वो आपको पता होगी। तो आपको एरियाज़ मिल जाएंगे कि मुझे इन इन एरियाज़ में एफर्ट करना है सो दैट मैं भी उन चीज़ों को डेवलप कर सकूं। तो आप अपनी लाइकिंग से एरिया ढूंढ सकते हैं। लोगों को 10 साल लगते हैं, वो किसी भी एक जगह और एक स्टाइल में बैठकर 10 साल बिताते हैं, तब जाकर उनको बाजार की वो बात समझ में आती है। इट्स नॉट दैट ईजी, कई साल गुजारने पड़ते हैं। निर्मला सीतारमन जैसे और फाइनेंस मिनिस्टर के कई हमें बजट सेशंस देखने पड़ते हैं, कई उतार कई चढ़ाव देखने पड़ते हैं, तब जाके समझ में आता है। लेकिन इतना पक्का है कि मैं आपको वो बातें आज ही बता दूंगा कि यदि आप ये सब यदि जानते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब पता हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, श्योर बच्चे, आप रचना मैम को मैसेज कर देंगे, इट विल बी वेरी गुड। बच्चे, आज मैं टैक्सेशन पे नहीं, मैं स्टॉक मार्केट पे या शेयर मार्केट पे ही बोलना चाहूँगा, टैक्सेशन पे कभी और। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो बी रेडी। हम सब कुछ जानने वाले हैं अब स्टॉक मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लिखेंगे आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लिख लोगे स्टॉक मार्केट के वो सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम नॉर्मली अपना पैसा लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, शेयर मार्केट जो इंडिया का है या स्टॉक मार्केट जो इंडिया का है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। आपके पास सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट का पार्ट है वो इसका ही है। आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, और ना सिर्फ इक्विटी शेयर्स में लगा सकते हैं, कुछ कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी अवेलेबल होते हैं, ये आपने सुना ही होगा। तो आप प्रेफरेंस शेयर्स में भी पैसा लगा सकते हैं। इवन आप कुछ कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। ये बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं बाज़ार में और ये भी बहुत पॉपुलर हैं, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हो। तो आई होप आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रजिस्टर पे नोट कर रहे होगे, जो कि मैंने आपसे वादा करा है कि आज स्टॉक मार्केट में जो भी पॉसिबल है वो आज आपको इस स्क्रीन पे दिख जाएगा, भले ही आप उसके एक्सपर्ट ना बन पाए। ओके, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड्स, इसमें आप कंपनियों के पैसा लगा सकते हैं। फिर आप उन्हीं कंपनी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग ढंग से वर्क करते हैं।
इसलिए आम जनता नॉर्मली इसके बारे में नहीं जानती है। जो हम जैसे रिटेल लोग होते हैं वो नॉर्मली इसको नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज चाहिए रहती है इसके लिए। बिना टेक्निकल नॉलेज के लिए इसको इतनी आसानी से करना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आप चाहें तो फॉरेक्स में यानी कि करेंसीज के मार्केट में भी जा सकते हैं। इसके बाद आप कमोडिटीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम और इस तरह की कई प्रोडक्ट्स में भी आप जा सकते हैं। ये सब कुछ स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। ये सारी संभावनाएं स्टॉक मार्केट में होती हैं। तो ये होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जहां पर आप जाकर इसकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट है कि हमको इसकी स्टडी, आप इसको लिखेंगे सब लोग, हम इस बार की स्टडी या डिसीजन के लिए हम किन चीज़ों की हेल्प लेते हैं, किन चीज़ों की। और डोंट वरी, ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, लेकिन यही बातें मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको एट लेंथ और इन डेप्थ दोनों बताऊंगा। ओके, नाउ अब हम स्टडी या डिसीजन की बात करते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की स्टडी करना चाहिए, है ना। आप कर पाओ नहीं कर पाओ आप इसकी चिंता मत करना। स्टॉक मार्केट में क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हमें किन किन चीज़ों की स्टडी करना चाहिए, तो मैं आपको पूरा टॉप डाउन सब कुछ बताऊंगा। जैसे हाँ, यदि म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो फंड्स भी इसमें ही आते हैं। आप फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो। फंड्स बेसिकली म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF, इन फंड्स में भी हम पैसा लगा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टॉक मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। तो आपके इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए। देन आप चाहो तो फॉरेक्स में जा सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, कमोडिटीज़ में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो। बस फंड में इतना अंतर होता है कि फंड में पैसा हम मैनेज नहीं करते। फंड में हम सिर्फ अपना एक कोई भी यूनिट बाय करके हम उनको पैसा दे देते हैं, या SIP के थ्रू हम बेसिकली उनको पैसा दे देते हैं फंड्स वालों को, और वो जो फंड मैनेजर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमारा फंड मैनेज करते हैं, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो दे मेक अ पूल ऑफ इट, और उस पूल को फिर वो बाय एंड सेल करके बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो कमा के देते हैं। एग्रीड? पूरा सिखाऊंगा बच्चे में वरुण। जो अभी अपन चालू हुए हैं, अभी अपन बिल्कुल बेसिक्स चालू हुए, बट आई विल टीच एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर फ्री, है ना। देयर विल बी नो चार्जेस फॉर इट। मैं इसको आपको शेयर करना चाहता हूं। नेक्स्ट, स्टडी डिसीजंस। स्टडी और डिसीजंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या पढ़ें कि हमें पता चल जाए कि कोई सा, आफ्टर ऑल आपको करना क्या है। यदि सस्ता है तो आपको खरीद के ऊपर बेचना है, यदि महंगा है तो बेच के नीचे बाय करना है। ये आप पिछली बार में ही सीख चुके हो, है ना, कि आपको करना क्या है। लेकिन अब कौन सी चीज़ों को देखें, हमें लगता है कि कोई किसी चीज़ को देखता है, कोई किसी चीज़ को देखता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है ग्लोबल डेटा की। तो ग्लोबल डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारी कंट्री है आजकल, इसमें एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं। आज आप बताओ कि सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी कंट्री को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर देता है वो होता है पेट्रोलियम। क्योंकि यदि पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इससे हमारी कंट्री के इकोनॉमी का भविष्य तय होता है, क्योंकि हम पेट्रोल बाहर से लाते हैं। सिमिलरली करेंसी, यदि डॉलर के मुकाबले हम डेप्रिशिएट हो गए, जो कि आज हो रहे हैं, तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को, और महंगाई भी इससे इफ़ेक्ट होती है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, इसलिए ग्लोबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है, ग्लोबल के बाद इंडियन इकोनॉमी। मैं टॉप डाउन आ रहा हूं बच्चों। इंडियन इकोनॉमी, आपको ये बड़े बड़े टर्म्स लग सकते हैं, लेकिन बिलीव मी दे हैव डेफिनेट इम्पैक्ट। हमारी रिसर्च टीम पूरे दिन भर ये लगी रहती है। इवन हमारा एक
प्रोडक्ट है नोन एज फंडा IQ, और उस फंडा IQ नाम के प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें आपको एट अ ग्लांस एक ही जगह पे दिख जाती हैं। मैं URL आप लोग से शेयर कर दूंगा उस फंडा IQ का, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें आपको डेटा एक ही जगह पर दिखेगा, आपको 10 जगह जाके नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जब इंडियन इकोनॉमी को स्टडी कर लेते हैं तो बच्चे हमें करना पड़ता है तीसरे नंबर पे सेक्टोरियल, यानी कि कोई भी कंपनी होगी वो किसी सेक्टर को बिलोंग करती होगी तो उसके सेक्टर की स्टडी को करना। जैसे कि यदि ऑयल की बात करूं तो हमें ऑयल एक सेक्टर है, वहाँ पर रिलायंस है, वहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, वहाँ पे HPCL है, BPCL है। तो ऐसी सारी कंपनीज है जो ऑयल में बेसिकली कारोबार करती हैं। या जैसे कल निर्मला सीतारमन जी का जो बजट था वो रूरल इकोनॉमी पे ज़्यादा था, तो ऐसी कंपनीज जो रूरल से इफेक्ट होती हैं, जैसे रिलैक्सो नाम की चप्पल। तो रिलैक्सो नाम की चप्पल अक्सर हमारे इंडिया के रूरल पार्ट्स में पहनी जाती है, यहाँ अर्बन पार्ट में कम पहनी जाती है। जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट्स होना शुरू हुए तो रिलैक्सो की चप्पल के भाव, रिलैक्सो के शेयर्स के भाव बढ़ने लगे। चप्पल वही रही, शेयर्स के भाव बढ़ने लगे। तो बेसिकली हमें सेक्टर समझना पड़ता है कि इस वक्त चलने वाला सेक्टर कौन सा है। जैसे कि इससे पहले डिफेंस के सेक्टर या रेलवे के सेक्टर पिछले सालों में 2 सालों में बहुत चले, लेकिन क्योंकि कल कोई ऐसा खास अनाउंसमेंट उनके बारे में नहीं हुआ, लोगों को लगा कि अब कुछ भी एक्स्ट्रा तो होगा नहीं, तो उसके शेयर इतने नहीं चले। लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि मैं पैसे आपके हाथ में दूंगी, आपकी टैक्स की सेविंग होगी, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी चली? FMCG कंपनी चली। उन्हें लगा कि अब भैया हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो बेचते हैं रिटेलर्स को, ये खरीदी जाएंगी। इवन ऑटोमोबाइल्स भी वहाँ पे चलना शुरू हुए। उनको लगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा तो शायद वो कोई कार बुक करा लें और लोन की किस्तों से वो पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उनके पास साल के 80,000 1 लाख रुपए बचेंगे और इसको वो किसी कार खरीदने में यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्टोरियल स्टडी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो क्या आप समझ पा रहे हो? यहाँ तक आपको पहले ग्लोब को देखना है, जिसमें कि नेचुरली अमेरिका प्रीडोमिनेंट है, लेकिन फिर और भी फैक्टर्स हैं। चाइना भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट देखना चाहिए कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ आते हैं, पर यदि उनको अट्रैक्टिव उनकी फॉरेन कंट्रीज़ लग रही हैं तो इंडिया में क्यों आएंगे? इंडिया में तब पैसा लेकर आएंगे जब हमारे यहाँ के जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा लिक्विडेटिव है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। लेकिन कुछ कारणों से यदि मान लीजिए ट्रंप अमेरिका में आ गए हैं और अब लोगों को लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी ही ग्रो कर जाएगी, जो कि वो एडवांस कंट्री इसलिए ज़्यादा तेज़ ग्रो नहीं करती, हम इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, हम ज़्यादा तेज़ ग्रो करते हैं। पर इस वक्त ट्रंप ने अमेरिका में ऐसी संभावनाएं क्रिएट कर दी कि लोगों को लग रहा है कि भैया वहाँ से पैसा इंडिया लाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन वहीं पे कमा लो। इसलिए ग्लोब भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि अब हमारी इंडियन इकोनॉमी धीरे 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 2 साल 3 साल से श्रिंक हो रही है, वो एक्सपैंड नहीं हो रही। आपको पता हो तो कोविड जब आया था, उस कोविड पेंडेमिक के बाद अचानक क्योंकि सीधे डिमांड इरप्ट हुई थी और हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी थी, एक्सपैंड कर रही थी। बट ये जो एक अच्छा बढ़ने का ट्रेंड था, ग्रोथ ट्रेंड था, वो ग्रोथ रेट श्रिंक हो रही है पिछले 2 सालों से। तो ये चिंता का विषय है। इसके कारण हमारी जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स भी डाउन जा रही हैं, और नेचुरली यदि कंपनी की अर्निंग डाउन जाएगी तो फिर क्या होगा? शेयर का भाव नीचे आने लगेगा, या ऊपर था तो नीचे आने लगेगा। तो इसीलिए इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के बाद मैंने आपको बताया क्या बच्चे? सेक्टर। आपको सेक्टर पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि इस वक्त कौन सा सेक्टर अट्रैक्टिव है। जैसे IT सेक्टर है, कभी कभी वो अचानक अट्रैक्टिव हो जाता है और कभी कभी लोग उससे दूर भागने लगते हैं। जैसे IT सेक्टर में इस वक्त अनसर्टेनिटी आ गई, और किसके कारण आ गई? डीप सीक के कारण। NVIDIA के शेयर, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर, माइक्रोसॉफ्ट के क्यों? क्योंकि ChatGPT का उन्होंने बहुत बड़ा स्टेक लिया हुआ है। ये सारे शेयर बहुत ग्रो कर रहे थे। जैसे ही डीप सी की न्यूज़ आई ये गिर गए, पर दोनों के सेक्टर क्या थे? IT। तो इसलिए हमें उसको भी स्टडी करना पड़ता है। सेक्टोरियल की बात। अच्छा, ग्लोबल डेटा में कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ अमेरिका के डाउ जोन्स और नस्डैक की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा फिगर है, वो बहुत छोटी चीज़ है। हमारे आप फंडा IQ नाम के प्रोडक्ट में जाएंगे, आपको देखिएगा कि ग्लोब का बहुत सारा डेटा हमारे काम का होता है, और ये आपको डायरेक्ट और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, फंडा IQ को फॉलो करो और आपको सब कुछ दिखेगा वहाँ पर। और राइट नाउ फंडा IQ इज़ फ्री। वो हमारा एक प्रोडक्ट है, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन इट इज़ टोटली फ्री राइट नाउ। आप जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चौथा है
जब हम सेक्टर तक पहुंच जाते हैं तो आप खुद सोचो कि अब नेक्स्ट हमें किसको स्टडी करना चाहिए, कंपनी। अब हमें कंपनी में जाना चाहिए और कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना चाहिए। तो कंपनी फंडामेंटल्स, और ये इस फंडामेंटल के कारण ही हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम फंडा है। पर फंडा में क्या दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है फंडा IQ। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, फंडा IQ को URL मिल जाएगा रचना मैम के थ्रू ही आपको। अब कंपनी का फंडामेंटल के बाद हम टिपिकली शेयर की प्राइस की स्टडी पर आ जाते हैं, तो हम उसको टेक्निकल स्टडी कहते हैं। लिखो सब लोग इसको, टेक्निकल स्टडी। और क्या ये सब कुछ जानने के बाद ही शेयर खरीद सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सब कुछ जानना है तभी आप शेयर खरीद सकते हो। आपकी शेयर की जर्नी बहुत कम नॉलेज के साथ भी धीरे धीरे शुरू हो सकती है, एंड यू कैन लर्न। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी कौन सी स्टाइल के लिए कौन सी स्टडी को प्रेफर करो, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाउ कैन आई स्टार्ट। नहीं तो आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा कि मैं इतना कैसे पढ़ सकता हूँ, इतना सब कुछ मेरे को कहाँ से पता चलेगा, मैं समझूंगा भी कैसे, मेरी तो इकोनॉमिक्स ही वीक थी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत हाई इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और इन सबकी भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको आपकी जो स्टाइल है, उस स्टाइल के लिए आपको किस चीज़ की नीड होगी वो मैं बताऊंगा। पर इस वक्त मैंने आपसे बोला कि मैं आपको स्क्रीन पे सब कुछ बता दूंगा जो स्टॉक मार्केट में हो रहा होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, टेक्निकल स्टडी में बेसिकली प्राइस की स्टडी आती है। इसके बाद ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो हमको ये बताता है कि डिमांड सप्लाई क्या चल रही है। वहाँ पे दो तरह की ऑर्डर फ्लो में प्राइस चल रही होती हैं, एक आस्क और एक बिड। तो ये आप सब लोग समझते हो कि आस्क और बिड क्या क्या होता है। आस्क कौन लोग होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं, दे आस्क फॉर इट, कि मुझे इतना पैसा दे रहे हो तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। बिड कौन कर रहे होते हैं, जो बायर्स होते हैं, कि भैया मैं तो इतना दे पाऊंगा, यही मेरी बिड है, देना हो तो दो। तो हमको उसकी भी स्टडी करनी पड़ती है। और अभी अभी ही लोगों को ज़्यादा पता चला है इसके बारे में। लोग पहले इसको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑर्डर फ्लो में भी बहुत दम है। आज के ऑर्डर फ्लो को देख के पता कर सकते हैं कि प्राइस आज बढ़ेगी या गिरेगी। तो इसीलिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। नेक्स्ट है क्वांट यानी डेटा। क्वांट यानी डेटा, पर इसकी स्टडी के लिए ना आपको थोड़ा सा टेक्नो सेवी होना चाहिए बच्चे। आप जब थोड़ा सा टेक्नो सेवी होते हैं तब जाकर आप बेसिकली इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूज डेटा हमको एक बार में स्टडी करना होता है। थोड़ी सी आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, थोड़े से लॉजिक अच्छे होने चाहिए, और टेक्नोलॉजी का हेल्प करना चाहिए। पर जिसको ये सब नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करूँगा, तो चिंता नहीं, फंडा IQ है आपकी हेल्प करने के लिए, उसमें सब कुछ मिलेगा। तो हम बेसिकली वो स्टडी इस वक्त तो फ्री में ही देने वाले हैं, है ना। चार्जेस कब करने लगेंगी वो पता नहीं, डिमांड बढ़ जाएगी तो हम पैसा भी मांगने लगेंगे। फिलहाल इतनी कोई खास डिमांड है नहीं, फिलहाल तो हमने उसको शुरू करा है। धीरे 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 लोगों को पता चलेगा, बड़े लोगों को भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स उस फंडा IQ यूज़ करेंगे, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत फ़ायदे में आ सकते हैं। धीरे धीरे हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को पता चलेगा, तब हम मे बी इसकी प्राइस भी चार्ज करेंगे। वाई नॉट, क्योंकि आज हम खर्चा तो कर ही रहे हैं उसके लिए कमर्शियली। और उसी के लिए मैंने आप लोग से बोला कि यदि फंडा IQ की रिसर्च टीम से आप जुड़ना चाहते हो, जो फास्टर के अंडर है, तो आप रचना मैम को बता सकते हो। हमें लगा तो हम आपको यहाँ पे बुला के काम देंगे, या मे बी हम आपको वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम के लिए भी दे सकते हैं। आप बता सकते हो कि मैं 5 आवर्स या 4 आवर्स ही वर्क कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर हम आपको उतना ही काम देंगे और उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लगेगी, तो वो हम आपको उसको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा सकते हैं। और और इससे आपकी एक बेसिकली स्टडी पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता चलेगा, आप हमारी एक्सपर्ट टीम के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे रिएक्ट, वो करते कैसे हैं, लाइक दैट। गॉट दिस पॉइंट? तो यहाँ तक देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड्स आते हैं, कंपनीज के भी और गवर्नमेंट के भी। फिर इसके बाद फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं।
इसके बाद फॉरेक्स मार्केट आता है जहाँ पे आप करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन आज की डेट में करेंसी के अंदर मतलब हम क्रिप्टो करेंसी को भी लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि दो कंट्री की जो ऑथेंटिक करेंसी है वही आएगी। क्रिप्टो इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे टू अर्न। पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसे प्रमोट नहीं करती, बार बार बजट में इंडियन गवर्नमेंट की डिसलाइकिंग दिखती है, बट इससे कुछ होता नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है ब्लैक रॉक, वो इसमें इन्वेस्ट कर चुका है और अब इलॉन मस्क, ट्रम्प, ये सब कुछ उसको और आगे एलिवेट करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो देयर आर डेफिनेट अपॉर्चुनिटीज़ जो वहाँ से मिलती हैं। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहे कि वो बहुत ह्यूज ग्राउंड को सिर्फ एक गेट बनाकर रोक दे कि इसमें एंट्री नहीं है, तो लोग दूसरी जगह से आ जाएंगे, उससे कुछ होना नहीं है बेसिकली। तो करेंसी मार्केट भी आज की डेट में एक बहुत अच्छा मार्केट है। देन कमोडिटी तो हमेशा से रहा है। आपको एग्री का जो एग्रो बेस्ड कमोडिटीज़ होती हैं वो भी मिलती हैं यहाँ पे। तो आप चाहो तो एग्रो बेस्ड कमोडिटीज़ में या गोल्ड में, सिल्वर में, पेट्रोलियम में, गैस में, आप इनमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि इनका भाव बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो ये भी एक प्रॉमिसिंग रास्ता है। फिर जैसे हमने फंड्स की बात करी कि पैसा मुझे नहीं लगाना, आज की डेट में ETF, बिलीव मी, ये यूएसए का ट्रेंड था, अमेरिका का ट्रेंड था। वहाँ पे लोग ETFs में लगाते थे मोर देन म्यूचुअल फंड। वो ETF में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे उनको डेफिनेट बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली उसके बारे में भी मैं डेप्थ में बताऊंगा, और म्यूचुअल फंड और ETF में भी क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, वो भी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं वापस बता देता हूँ कि आपको टॉप डाउन क्या क्या स्टडी करना चाहिए। तो जैसे ग्लोबल वाली बात हो गई कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल फैक्टर्स को हमें, ग्लोबल मैक्रोस को हमें स्टडी करना चाहिए, जो नेचुरली मैंने आपको बताया कि फंडा IQ से पॉसिबल है। फिर आप आ जाएं तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फिर आ जाएं तो आप सेक्टर के बारे में, फिर आ जाएं तो कंपनी के फंडामेंटल, फिर उससे नीचे आ जाएं तो प्राइस एक्शन यानी टेक्निकल स्टडी के बारे में, और उससे नीचे आ जाएं तो ऑर्डर फ्लोज के बारे में, और उससे भी नीचे आ जाएं तो क्वांट। नीचे से मतलब ये नहीं ये कम इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको उतना माइक्रोस्कोपिक घुसना पड़ता है। तो हम जितना माइक्रोस्कोपिक घुस रहे हैं, जितनी ज़्यादा बाल की खाल निकाल रहे हैं, उसको मैं कह रहा हूँ कि यू आर कमिंग डाउन। इट्स नॉट दैट कि उसकी इंपॉर्टेंस कहीं से भी कम है, मे बी मोर देन द अदर फैक्टर्स, ऐसा भी हो सकता है। बट कौन से फैक्टर की किस स्टाइल में ज़रूरत पड़ती है, ये आपको पहले मुझसे सीखना होगा। तो मैं अब करूँगा क्या, मेरी नेक्स्ट अब जो सीरीज़ है वो चलेगी कैसे बच्चों, वो ऐसे चलेगी कि मैं पहले पकड़ूंगा यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट, मैं पहले उठाऊंगा कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी शेयर्स। मैं पहले एक इंस्ट्रूमेंट उठाऊंगा और फिर उस इंस्ट्रूमेंट में कितनी स्टाइल्स पॉसिबल हैं मैं आपको वो स्टाइल्स बताऊंगा, और वो स्टाइल के लिए इन सारी स्टडीज़ में से कौन सी स्टडी हमारे ज़्यादा काम आएगी और कौन सी नहीं आएगी, मैं ये बताऊंगा। और आप अपनी स्टाइल चूज़ करो। आपको लगता है कि हाँ मैं इस इंस्ट्रूमेंट की इस स्टाइल में अच्छा कंफर्टेबल हूं, तो आपको मैं ऑलरेडी बता दूंगा कि ये स्टाइल के लिए आपको कौन से स्टडी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें बच्चों और शुरू करें। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, एंड इफ यू आर तो गिव मी अ थम्स अप एंड टेल मी मैम, क्योंकि शी इज़ वेरी कॉन्शियस कि भैया मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, उनका टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। तो डोंट वरी बच्चों, इस वक्त देखो बाज़ार क्या हो रहा है, बताओ बाज़ार में, मार्केट में ख़रीदने का समय कब है, जब प्राइजेस बढ़ी हुई हों या प्राइजेस डाउन हों, विच इज़ बेटर पीरियड ऑफ बाइंग। तो नेचुरली जब प्राइजेस डाउन साइजेस होती हैं, प्राइजेस नीचे गिरी होती हैं, तब हमको इन्वेस्टिंग जर्नी करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब उसको अपवर्ड मूवमेंट लेना ही है। हो सकता है कि आपके खरीदने के बाद थोड़ा सा और डाउन जाए, बट फाइनली तो उसे आप जाना ही है। तो फाइनली अब ही क्यों जाना है ये भी मैं बताऊंगा, कि क्यों कोई शेयर में हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि फाइनली तो उसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी, अभी नीचे आ रही है। तो ऐसा भी हमारे मन में क्यों आता है, ये कौन सी स्टडी है जो हमें ये बताती है कि ना प्राइस तो ऊपर जाएगी। तो ये इसमें कौन सी फंडामेंटल चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट, जर्नी शुरू करें बच्चों। तो सबसे पहले और तुम्हारे लिए सबसे आसान से शुरू करते हैं, दिस इज इक्विटी शेयर्स, कंपनी के शेयरों को खरीदना। जब हम शेयर कहते हैं हम बेसिकली मीन करते हैं कि हम इक्विटी शेयर ही बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बोल रहे। प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल है बहुत ही कम कंपनी के, वो बिकते भी नहीं है, उसमें लिक्विडिटी भी कम है बेसिकली। तो हम इसीलिए उस एस्पेक्ट को अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इक्विटी शेयर्स को देंगे, जो कि वो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है।
और शुरू करते हैं हम, और समझने में भी थोड़ा, अरे भैया सिरी को क्या हो गया, चलो। तो बेसिकली हम अपनी जर्नी चालू करेंगे इक्विटी शेयर से। अब सबसे पहले इस बात को समझो बच्चों, इसमें सबसे पहली स्टाइल होती है कि हम इसके ट्रेडर हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट इसकी ट्रेडिंग में है या हमारा इंटरेस्ट इसकी इन्वेस्टिंग में है। ओके, हम इधर ट्रेड करने आए या इन्वेस्ट करने आए। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि वो क्या चीज़ बेसिक है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग अलग करती है? मैं आपके ऑप्शंस जानना चाहता हूं। आप बताओ कि हम किस चीज़ को ट्रेडिंग कहेंगे और किस चीज़ को इन्वेस्टिंग कहेंगे। वो कौन से फैक्टर्स हैं? टाइम पीरियड, बहुत बढ़िया। आपका कहना है कि टाइम इज़ अ फैक्टर, बहुत बढ़िया। टाइम इज़ अ डेफिनेट फैक्टर जो इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। टाइम मतलब नेचुरली टाइम फ्रेम मतलब ड्यूरेशन। और इसके बाद और क्या फैक्टर हो सकता है? बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी आप लोग की। रिस्क आप में से किसी ने बोला, बहुत बढ़िया। आप बता रहे हैं कि हमारी रिस्क एपेटाइट भी तय करती है कि हम ट्रेडर हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, बहुत बढ़िया। और बताओ, डिलीवरी तो ठीक है, डिलीवरी को बेटा मैं टाइम से ही जोड़ रहा हूँ। और भी कुछ बातें बची हैं ना? ना ना, इंटेंशन तो है ही। इंटेंशन हमारा ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टिंग का है। बेसिकली ना, मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है। कंपनी, यदि हमारा कंपनी में इंटरेस्ट है, हमें लगता है ये कंपनी ग्रो करेगी, तो आप ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टिंग करोगे? बोलो। ये ऐसा थंब रूल फैक्टर है जो नॉर्मली हम नहीं सोचते। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कब करोगे? व्हेन यू लव दैट कंपनी, यू फील कि आपका पैसा ग्रो होगा, अच्छा बड़ा, यू विल मेक मल्टी बैगर, तो तब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तब आप इन्वेस्ट करते हो। आप कहते ही हो ना, जब भी कंपनी वर्ड आता है तो आप कंपनी ट्रेड नहीं करते, है ना? देखो, आप कभी भी कंपनी के साथ क्या चीज अटैच होके आ रही है? इन्वेस्ट। तो जब भी हमें कंपनी में मतलब है तब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें लगता है ये कंपनी ग्रो कर रही है। एंड डोंट यू फील बाय बाइंग एन इक्विटी शेयर वी बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी? लेकिन हम उसके साथ लंबा बैठेंगे तब ना ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी। लेकिन हम भागना चाहते हैं, हमें लगता है कि जरा बस पैसे ऊपर आए और हम भागे, तब एक्चुअली आप शेयर में इन्वेस्टेड हो। समझो इस बात को। आपको इंस्ट्रूमेंट से मतलब है, शेयर से मतलब है। यदि आप एक ट्रेडर हो तो आपको लगता है कि भैया शेयर अभी सस्ता है, ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ा और मैं भागा। कितनी देर में भागा ये आपकी स्टाइल तय करेगी, वो मैं बताऊंगा कि आपको कितनी देर में भागना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं भैया ये है कंपनी, मैं इसमें बैठूंगा और ये लंबा जाएगी ऊपर, तो आप बेसिकली उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो बताओ बच्चों, क्या आपको इतने सारे रीजंस, इतनी सारी बातें पता थी? नहीं, वोलेटिलिटी तय नहीं करती बच्चे। वोलेटिलिटी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग नहीं करती। तो हमने क्या क्या पता कर लिया? सबसे पहले टाइम। टाइम मतलब ड्यूरेशन, कि हम कितने समय वहां पर रहने वाले हैं और हमें कितना इम्पैक्ट होने वाला है प्राइस के ऊपर जाने का या प्राइस के नीचे आने का। तो मैं ये भी कहूँगा कि प्राइस इम्पैक्ट भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। प्राइस इम्पैक्ट, कि प्राइस हमारे माइंड पे कितना इम्पैक्ट कर रही है। तुम मुझे एक बात बताओ कि यदि तुम्हारा माइंड फ्रेम है कि मैं तो इन्वेस्ट ही करूँगा और प्राइस कुछ समय के लिए नीचे जा रही है और तुम उस कंपनी से कन्विंस्ड हो कि मैं इन्वेस्ट इसलिए करने आया हूँ 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, क्योंकि इस कंपनी को बहुत ऊपर जाना है, तो क्या उसके प्राइस का फ्लक्चुएशन आपको एकदम से इम्पैक्ट करेगा क्या? और यदि आप ट्रेडर हो तब करेगा क्या? आप दोनों के बीच में मुझे आप बताओ कि वो करेगा कि नहीं करेगा। बोलो, कब प्राइस इंपैक्ट करेगा आपके दिमाग पर? अचानक मूवमेंट, अचानक फ्लक्चुएशन, और वो भी डाउनवर्ड, है ना? रादर मैं कहूंगा डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन। तो पहले अपने माइंड को सेट करो बच्चे। स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजी। आपके पास यदि साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ लोग और बच्चे ये सोच के तो कूद जाते हैं कि कंपाउंडिंग होगी। भाई साहब, कंपाउंडिंग और स्टॉक मार्केट का नॉर्मली डायरेक्ट कोई नेक्सस नहीं है। कंपाउंडिंग वहां ज्यादा अच्छा वर्क करती है जहां ओनली अपवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, तो आप कंपाउंडिंग को करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां जब डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं और दिमाग खराब होता है ना, और आपको भगने का लगता है ना, तो काहे की कंपाउंडिंग बच्चे? कोई कंपाउंडिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रही होती। तो कंपाउंडिंग से प्लीज इसे कभी मत नापना। कंपाउंडिंग सोचकर आओगे ना, तो ये बाजार तुमको अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं देने वाला।
है ना। कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए जो 10 साल और 20 साल की बातें करते हैं। बोलो बच्चों, तो आपको समझ में आ गया प्राइस का इम्पैक्ट। तो अब एक एक फैक्टर को अच्छे से समझो और तुम समझो हु आर यू, तुम्हारा मन क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन, बोलो इसमें कौन ज़्यादा अपन कहेंगे एक बड़ा पर्सन है, स्टैंडर्ड की सोचता है, कोई छोटी सोच रखता है, ऐसा हमारे मन में। तो बताओ किसकी सोच ऐसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा बनाने आए दोनों लोग, इन्वेस्टर भी पैसा बनाने आया है, ट्रेडर भी पैसा बनाने आया है, ये दोनों ही लोग इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मालूम है बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये जो बाजार की लिक्विडिटी है, मतलब तुम जब चाहो तब शेयर खरीद लो, तुम जब चाहो तब शेयर बेच दो, ये कौन लाता है, ये ट्रेडर लाते हैं। यदि बाजार में ट्रेडर ना हो तो बाजार में शेयर ही ना मिले, बाजार में ना शेयर बिकें और ना खरीद पाएं। हमें सालों साल इंतजार करना पड़ेगी, काश कोई रिलायंस की शेयर बेचे, मैं खरीदना चाहता हूं, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, कोई बेच ही नहीं रहा। ये ट्रेडर ही तो है बच्चों, जो फटाक से खरीदते हैं, फटाक से बेच देते हैं। हमें इनका ऋणी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो लिक्विडिटी लाई है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि क्यों प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा नहीं होता कि वहां पे लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होगी, आज प्रॉपर्टी खरीदो कल बेचो, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। एंड हु ब्रिंग्स द लिक्विडिटी, ट्रेडर्स ब्रिंग द लिक्विडिटी। इस बात को नोट कर लो। तो मैं ट्रेडर को छोटा कैसे कह सकता हूं, ट्रेडर के तो पैर छूने चाहिए कि भाई साहब तेरे कारण तो लिक्विडिटी है, तू रोज पैसा गंवाता भी है और कमाता भी है, तो तेरे ही कारण तो बाजार में लिक्विडिटी है। यदि ये ट्रेडिंग ना हो, हम स्टॉक मार्केट को देखे भी नहीं, क्योंकि उसको मार्केट बनाया ही ट्रेडर ने। तो इसीलिए हमें ट्रेडर का भी उतना ही गुणगान करना चाहिए जितना कि हम इन्वेस्टर से करते हैं। हमें किसी को छोटा नहीं मानना है। यहाँ ट्रेडर भी उतना ही महान है जितना महान इन्वेस्टर है। तो अब साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही नहीं हो रही है, तुम सही बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ताकि तुम भटको नहीं कल को कि तुम कहोगे अरे तुम तो ट्रेडर हो, तुम तो ना ना ना, सब इंपॉर्टेंट है। उनको बताना कि यदि मैं ट्रेडर हूं तो तुम खरीद ही ले पा रहे हो, नहीं तो इन्वेस्टर तो बेच ही नहीं रहा 10 साल, फिर ले लो शेयर। तुम समझ लो मेरी बात को। तो इतनी साइकोलॉजी इंप्रूव करो बच्चों अपने को। और ये सब बातें कोई नहीं समझाता, सब कहते बस जाओ खरीदो बेचो ना। आप पहले अपनी टेस्ट को समझो कि हु आर यू। आपके अंदर जो बैठा है, वो जो उछल रहा है आपके अंदर बैठकर, वो आपके अंदर बैठ के उछलने वाला व्यक्ति एक ट्रेडर है और इन्वेस्टर है। उनमें से कौन है, और छोटा कोई नहीं है। यदि इन्वेस्टर महान है तो ट्रेडर महानतम है, क्योंकि उसी ने बाजार को लिक्विडिटी दी है। इस बात को कभी भूलना मत। तो सबसे पहले टाइम होराइजन से तय होता है कि हम एक ट्रेडर बनने आए हैं या इन्वेस्टर बनने आए हैं। तो टाइम होराइजन लिख लो आप लोग, सब लोग। टाइम होराइजन इज द फर्स्ट थिंग दैट डिसाइड्स our style that we are a investor or a trader. Next है रिस्क। हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, हम कितने रिस्क के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। हम ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं या हम कम रिस्क लेने वाले हैं, इससे भी तय होता है कि हम ट्रेडर बनने वाले हैं कि इन्वेस्टर बनने वाले हैं। ऐसा मत सोचना कि इन्वेस्टर को रिस्क नहीं मिलती और सिर्फ ट्रेडर को रिस्क मिलती है। रिस्क दोनों के लिए है और बड़ी ही होती है, किसी के लिए भी कम नहीं होती। पर रिस्क अलग अलग ढंग से इंपैक्ट करती है उनको। बल्कि इन्वेस्टर तो ज्यादा लंबे समय की रिस्क लेता है, वो और ज्यादा विश्वास करके बैठा है। इन्वेस्टर तो वो है जो प्राइस गिरने पे भी विश्वास रखा हुआ है। तो हम उसकी रिस्क को छोटा नहीं नाप सकते। उससे वो इंपैक्ट कैसे होगा, वो ट्रेडर या इन्वेस्टर बना रहा है। दैट वो रिस्क हमें इंपैक्ट कैसे कर रही है, उस बात के उस स्टाइल से हम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कंपनी। भैया कंपनी से प्यार करने वाला इन्वेस्टर ही होगा। ट्रेडर कंपनी से प्यार नहीं करता। ट्रेडर किससे प्यार करता है, शेयर से। तो यहां एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बहुत ही क्लियर है कि यदि आपको शेयर से प्यार है, आपको लगता है ये शेयर आपको कमा के बस फटाफट दे दे, हमें कंपनी से क्या करना है, तो फिर आपका जो टेम्परामेंट है वो एक ट्रेडिंग की तरह है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये कंपनी में दम है, फंडामेंटल में दम है, मैनेजमेंट तगड़ा है, सोच अच्छी है, फिलॉसफी अच्छी है, आगे ही जाएगी। इसका मतलब आपके अंदर जो थिंकिंग है ना, वो कंपनी से प्यार करने वाली है। दैट मीन्स आप एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हो। ये भी आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। और देन आता है प्राइस इंपैक्ट। यदि आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच के बैठे हो, एक छोटा सा डिप, मान लो शेयर की प्राइस 10% से गिर जाती है, भाव 10% से गिर जाता है, तो क्या आप उससे इंपैक्ट हो जाओगे इफ यू आर इन्वेस्टर? बट इफ यू आर ट्रेडर तो काहे का 10%, वो 2% भी आपको डरा देगा, क्योंकि आप यू आर नॉट रेडी टू लूज, क्योंकि आप कम कम कमा रहे हो। इन्वेस्टर बहुत बड़े अमाउंट के लिए टारगेट करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कि
हमें यूएस की बात करें तो वॉरेन बफे जैसे लोग, या यहाँ इंडिया की बात करें तो जैसे राकेश झुनझुनवाला सर थे, ये उन तरह के लोग हैं, है ना, जो हाईली बुलिश हैं। उनको पता है कि बाजार को ऊपर जाना है, बट वो सही समय पे और सही भाव पे खरीदते हैं, सो दैट अब वो जब ऊपर जाएगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली उनको प्राइस इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि यदि प्राइस नीचे आती है तो और खरीद लेते हैं कि चलो हमने 100 रुपये पे खरीदा था, अभी 80 रुपये पे चल रहा है, और ले लो, अपने पर शेयर थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, फिर आराम से अपन बैठेंगे। तो प्राइस इम्पैक्ट ट्रेडर को बहुत तेज करता है, लेकिन वो इन्वेस्टर को नहीं करता। इसीलिए इन्वेस्टर लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता, और इसीलिए ट्रेडर लिक्विडिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जरा भाव बढ़ने पे वो बेच देता है और जरा भाव गिरने पर वो फिर से बेच देता है, लेकिन नुकसान में। तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो आई होप आपको पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया, सो दैट अब मैं डिग इन करूंगा सेपरेटली, क्योंकि ट्रेडिंग की भी स्टाइल्स हैं और इन्वेस्टिंग की भी स्टाइल्स हैं। मैं धीरे 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 उसमें डिग इन करूंगा और बताऊंगा कि अब कितने तरह की ट्रेडिंग स्टाइल हो सकती हैं और कितने तरह की इन्वेस्टिंग स्टाइल हो सकती है। तो आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड हो तो थम्स अप। ओके, ऐसा भी कुछ नहीं बच्चों कि पैसा कौन ज्यादा बनाएगा। ट्रेडर भी पैसा ज्यादा बना सकता है, वो जो रोज ट्रेड कर रहा है वो भी बड़ा पैसा बना सकता है। ऐसा नहीं है कि अकेला इन्वेस्टर ही बनाएगा, है ना, उसके सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग से, है ना, क्योंकि ये नॉर्मली कम एज के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। जो अर्ली स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं वो उनका मन ट्रेडिंग का ही हो रहा होता है, जबकि उनके पास लाइफ में ज़्यादा समय होता है। बावजूद इसके कि यंग्स के पास समय ज़्यादा होता है, फिर भी वो लोग ट्रेडिंग को और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन को पसंद करते हैं। जिनकी एज बढ़ती जाती है वो बेसिकली इन्वेस्टर बन जाते हैं, जबकि उनकी एज बढ़ चुकी है, पर फिर भी वो लोग लंबा हॉराइजन देख रहे होते हैं, 8 साल 10 साल देख रहे होते हैं। बट ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, इसको अपन ह्यूमन नेचर ही रहने दें, वो ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आओ, आप ट्रेडर बनो, धीरे 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 आप इन्वेस्टर बन जाओ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। या आप बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर से ट्रेडर बनो, क्योंकि इन्वेस्टर तो एक लंबे समय के लिए बनता है ना। तो लेट अस स्टार्ट ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में कुछ लोग स्कैल्प करने में विश्वास रखते हैं, तो जो लोग स्कैल्प करने में विश्वास रखते हैं हम उन्हें स्कैल्पर कहते हैं। लिख लीजिए प्लीज। कुछ लोग होते हैं जो, और मैं सबकी मीनिंग बताऊंगा, तो कुछ लोग दे जस्ट बिलीव इन स्कैल्पिंग, तो हम उनको स्कैल्पर्स कहते हैं। फिर कुछ होते हैं जो डे ट्रेडर्स होते हैं, वो एक दिन के ड्यूरेशन तक भी रुककर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और रादर मैं उसे कहूं और क्लियरली तो वो इंट्रा डे को ट्रेड करते हैं। देन कुछ इन्वेस्टिंग यहाँ से जो शुरू होती है, अब वो व्यक्ति जो कम से कम 2 से 3 दिन और लेटर से यहाँ से लेके वो कम से कम 2 से 3 महीने तक रुकने के लिए तैयार है, वो बेसिकली एक स्विंग ट्रेडर होता है। अब ये स्विंग ट्रेडर क्या होता है, और ये स्विंग ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और किसी को लगता है कि नहीं मैं इससे भी ज़्यादा समय तक बैठ सकता हूँ, तो वो उसको हम पोजीशन ट्रेडर कहते हैं। और लगभग पोजीशन ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस निकालना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी उनकी स्टाइल एक जैसी हो जाती है। बट एनीवेज लेट अस स्टार्ट विद इट। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग, हम सबको एक एक करके लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्कैल्पर, जो यंगस्टर्स की सबसे फेवरेट स्टाइल होती है, स्कैल्पिंग। तो लिख लो आप लोग, स्कैल्पिंग। आई होप आप लोग सब लोग रजिस्टर पे नोट कर रहे हो। यू शुड नोट इट ऑन रजिस्टर। अभी आप नए हो, किसी भी टर्म को दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखो, एक ही बार लिखो। मैं आपको पूरी ट्रेडिंग जर्नी सिखाऊंगा, पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी सिखाऊंगा, सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा, और सारी तरह की स्टडी और सारी तरह की स्टाइल, एवरीथिंग यू विल नो। और अपना टेस्ट समझते जाओ, फंडा IQ को फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारी स्टडी बहुत रेडीली मिलेंगी, और इसका फ़ायदा उठाओ और अच्छी ट्रेडिंग करो, अच्छी इन्वेस्टिंग करो। ओके, स्टार्ट। अब स्कैल्पिंग क्या होता है ना, कि स्कैल्पर क्या होता है, वो बहुत छोटा सा, एकदम जैसे बिल्ली झपट्टा मारती है ना, वही स्कैल्पिंग स्टाइल है। कि हमें लगता है कि इस वक्त एकदम से इस सेकंड के लिए या इस मिनट के लिए, वो सेकंड भी हो सकता है, हम 1 सेकंड 2 सेकंड ऑटोमेट करके
या 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बस इतने ही होराइजन में हमें लग रहा है कि हम ये वाली स्टडी कर लें, उसके लिए भी स्टडी बनी है, तो हम पर्टिकुलरली इस स्टडी को देखकर और फटाक से पता कर लें कि इस वक्त वो शेयर गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। तो स्कैल्पर बेसिकली दोनों के लिए काम करता है। स्कैल्पर अपने माइंडसेट को तय नहीं करता कि मैं बुल हूँ, वो एक ही समय में बुल और बेयर दोनों रखने की संभावना है। उसका दिमाग को थोड़ा तेज चलना पड़ता है, उसके दिमाग को फ्लेक्सिबल होना होता है, उसकी थिंकिंग, उसकी स्टाइल को फ्लेक्सिबल होना होता है। अचानक से वो पकड़ लेगा कि यहाँ पे शेयर बढ़ने वाला है या अचानक से गिरने वाला है, और इतने कम ड्यूरेशन के लिए आप आराम से पहले बाय और सेल कर सकते हो, यानी कि बुल बन सकते हो, या पहले सेल एंड देन बाय कर सकते हो, यानी बेयर बन सकते हो। इवन आप यदि एक ही दिन के अंदर इरादा रखते हो कि आपको शेयर को खरीद के बेचना है या बेच के खरीदना है, तो फिर स्टॉक मार्केट भी आपको एक लेवरेज फैसिलिटी देता है। तो अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, लेवरेज। अब ये लेवरेज यहाँ पर क्या है, ये बहुत भारी टर्म यहाँ के लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट के लिए। सीए पढ़ रहे होगे तो एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ के लिए एक छोटा ही टर्म है। लेवरेज का मतलब है कि हम जितना पैसा रखते हैं उससे ज़्यादा का सामान हम खरीद पाएँ या बेच पाएँ। जैसे कि मान लो मेरे पास है 1,000 रुपये, लेकिन इस 1,000 से यदि मैं चाहता हूँ कि 5,000 के शेयर खरीद लूँ, यानी इससे 5 गुना, तो ये स्कैल्पिंग में पॉसिबल है। इंट्राडे तक भी ये पॉसिबल है कि आप 1,000 लगाकर 5,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट आपको एक फैसिलिटी देता है इंट्राडे में, यानी कि एक ही दिन की छोटी ड्यूरेशन में, एक ही दिन के अंदर अंदर। तो नेचुरली स्कैल्पिंग वही होती है। स्कैल्पिंग में हम कभी भी पोजीशन बना के अगले दिन नहीं जाते, हम आज का ट्रेड आज ही बेसिक क्रॉस कर देते हैं, आज का ट्रेड आज ही स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो इसीलिए, और ना सिर्फ आज ही बल्कि अभी की अभी हम कर देते हैं उसको स्क्वायर ऑफ। तो सबसे पहले इस बात को समझ लो बच्चों कि उसमें आपको लेवरेज का फ़ायदा भी मिलता है। और स्टॉक मार्केट कहता है कि 5,000 का यदि कोई शेयर बाय या सेल करना है तो आप मात्र 20% अपने वॉलेट में रखो। यदि आपके पास कोई भी ब्रोकर जिससे आप कनेक्टेड हैं, यदि वहाँ पर आपके पास वॉलेट में उसका 20% है, तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,000। यदि ये आपके पास है तो आप 5,000 तक के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो, डिपेंडिंग कि आप बुलिश हो या बेरिश हो। अब टाइम ड्यूरेशन की यदि मैं बात करूं तो स्कैल्पिंग का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड लास्ट फॉर 15 मिनट। और यदि कोई ज़्यादा रिस्की स्कैल्पर है तो बस वो और थोड़ा सा रुक जाए, मान के चलिए 20 से 25 मिनट। इससे ज़्यादा स्कैल्पर को रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाती है। स्कैल्पर का मतलब तो ये है कि उसको श्योर है कि इस वक्त मूव आएगा, पर क्या ज़रूरी है जैसा स्कैल्पर सोच रहा है वैसे ही होगा? नहीं, पर स्कैल्पर उसके लिए बहुत ईजीली रेडी रहता है। वो क्या करता है कि यदि उसको लग रहा है, इस बात को समझना, उसको लग रहा है कि इस वक्त प्राइस अचानक से 5 रुपये बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बड़े मार्जिन के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतने कम समय में इतना ही बढ़ सकता है या गिर सकता है। तो उसे लग रहा है कि एक शेयर है जो अभी 100 पे चल रहा है, विद इन 5 मिनट इसकी प्राइस बढ़ेगी और ये कम से कम 105 तक हो सकता है, या 105 तो मैं बड़ा कह रहा हूँ 100 के हिसाब से, 101 या 102 हो सकता है, 1 रुपये 2 रुपये बढ़ सकता है। तो यदि उसको लग रहा है कि 1 रुपये 2 रुपये बढ़ सकता है तो शेयर को खरीद लेगा। अब जैसे उसने शेयर को खरीदा तो वो एक स्टॉप लॉस भी लगाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि 100 का शेयर 102 होगा, बाई चांस यदि वो 90 हो गया तो उसको तो लॉस हो जाएगा। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लगा देता है, और ये फैसिलिटी आपका ब्रोकर आपको देता है कि आप चाहो तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट वहां नहीं हुआ जहां आप सोच रहे थे, उससे रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, तो आपको अचानक बहुत लॉस ना हो जाए। तो यदि आपने 100 रुपये की प्राइस पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, मान लीजिए 2% नीचे का, यानी 98 पर, और अब आप 2 रुपये के लिए अपना ट्रेड ले रहे हो, आपको लग रहा हो कि 100 का 102 हो जाएगा, और आप क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रखते हो, क्योंकि प्राइस मूवमेंट बहुत छोटा है, बहुत छोटे प्राइस मूवमेंट के लिए आप वर्क कर रहे हो, तो यू पुट द क्वांटिटी बिग। तो 3 तरह की आपको एक नज़रिया इसमें समझ में आ रहा, 3 या 4, क्या क्या आ रहा मैं रिपीट करता हूँ। पहला, योर माइंड इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, आप एक ही समय में बुल और एक ही समय में बेयर दोनों हों। दूसरा, आपका टाइम फ्रेम अल्ट्रा शॉर्ट है, आप फटाक से एक बिल्ली की तरह झपटना चाहते हो, दिस इज व्हाट इज स्कैल्पिंग। और इसके अलावा अब आप एक स्टॉप लॉस भी रखते हो, सो दैट आपके रिवर्स डायरेक्शन में प्राइस मूव हो जाती है तो आप बाहर हो जाओगे। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है
कि जो ब्रोकर है वो हमारे बिहाफ पे शेयर्स को स्क्वायर ऑफ कर देगा, मतलब शेयर्स को काट देगा यदि वो आपके हिसाब से नहीं चला। तो इससे पहले प्राइस गिरे, उसके पास तो ऑटोमेशन है, वो ऑटोमेशन से इस काम को कर लेगा। आप तेजी से बेच नहीं पाओगे यदि वो गिर रही है तो, है ना। वो जब गिरने पे आती है या बढ़ने पे आती है, देयर में भी ह्यूज फ्लक्चुएशन, आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए एक स्कैल्पर को हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो क्या आप यहां तक समझ पाए हो एक स्कैल्पिंग को? बोलो। एंड अगेन, क्या स्कैल्पिंग में जरूरी है कि यू बाय एंड देन सेल? बिकॉज यू कैन सेल एंड बाय ऑल्सो। आप बुल और बेयर एक बार में दोनों हो सकते हो, और आप तेजी से काम कर रहे हैं, बिलीव करते हो। यू कीप द क्वांटिटी बिग क्वांटिटी, क्योंकि आपको बहुत ही थिन मार्जिन के लिए वर्क करना होता है। आप यदि बहुत ही कम खरीदोगे, मान लो 5 शेयर खरीद रहे हो और 2 रुपए के लिए कर रहे हो, तो 10 रुपए के लिए आप काम थोड़ी ना करोगे। इससे तो ब्रोकरेज लग जाएगा आपके खरीदने और बेचने का। इसीलिए क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, लेकिन समय बहुत कम होना चाहिए। समय हमें ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हम ज़्यादा स्टडी करके नहीं कूद रहे, हम बहुत ही छोटी स्टडी करके कूद रहे हैं। अब इसके लिए कौन सी स्टडी लगती है वो भी मैं बताऊंगा, बट राइट नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द स्टाइल्स। तो मैं जब स्टाइल्स कंप्लीट कर लूंगा, देन आई विल टेल यू द स्टडी, स्टाइल बाय स्टाइल, इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट, आपको कौन सी स्टडी करना चाहिए। एंड अगेन, एवरी स्टडी इज अवेलेबल ऑन FundIQ। नाउ नेक्स्ट, स्कैल्पिंग के बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर। अब ये सब ट्रेडर्स हैं इंट्राडे, और आप समझ पा रहे हो कि एक स्कैल्पर भी लिक्विडिटी दे रहा है बाजार को? बताओ, डू यू एग्री विद दिस और नॉट, दैट स्कैल्पर्स आर गिविंग ह्यूज लिक्विडिटी टू द मार्केट। और स्कैल्पर जरूरी नहीं कोई यंग पर्सन, छोटा इनिशियल इनएक्सपीरियंस भी हो। आज की डेट में जो सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं और इवन FIIs हैं, तो वो लोग ऑटोमेटेड ट्रेड लगाकर वो भी स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि स्टाइल से उसको हमें छोटा या बड़ा प्रूफ नहीं करना, सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे का बहुत साफ साफ मतलब है, आपको पता है कि बाजार चलना शुरू हो जाएगा, शुरू तो और पहले हो जाता है, लेकिन उसके भाव चेंज होना शुरू हो जाएंगे 9:15 बजे से, और यहाँ से लेके 3:30 तक PM यहाँ पे स्टॉक मार्केट रुक जाएगा। तो यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके पास ये पूरा दिन का स्पैन है। आप चाहो तो मॉर्निंग में अपना बाय ट्रेड या सेल ट्रेड, दोनों में से कोई सा ट्रेड ले लो, दिन भर आप उसको वेट करो, मे बी 3 बजे तक भी वेट करो, और 3 बजे या 2:30 बजे आप तय कर लो कि अब मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि यदि हमने बाय करा है तो हम सेल करेंगे, और हमने सेल करा है तो हम बाय करेंगे, और उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, मतलब हम उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अब इंट्राडे वाला जो पर्सन होगा, उसके पास थोड़ा सा लंबा समय अवेलेबल है, पर उसको पता है कि मैं यहाँ पे आज ही की आज इस प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा लूंगा। अगेन, आप यदि स्टॉक ब्रोकर को, आपको देखो अपना इंटेंशन बताना होता है कि मैं सिर्फ इंट्राडे करूंगा। यदि आप ये इंटेंशन स्टॉक ब्रोकर को पहले से बताओगे और इंट्राडे में शेयर खरीदोगे, तो वो आपको क्या देगा? अगेन लेवरेज देगा। लेवरेज मतलब जितना पैसा लेकर आए हो उससे 5 गुने का ट्रेड करने देगा, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो। लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, मतलब इस दिन के अंत होते होते 3:30 बजे के पहले आपको सौदे को स्क्वायर ऑफ करना ही है। इफ यू डोंट, योर ब्रोकर विल। मतलब यदि आपने बाय करा था, अब आपको लग रहा है भाव नीचे जा रहा है, मैं कैसे बेचूं? कोई चिंता नहीं, आपका ब्रोकर बेच देगा। कब? जब स्टॉक मार्केट क्लोज होने वाला है उसके कुछ समय पहले, क्योंकि उसको आपने पहले बोल दिया था कि मैं इंट्राडे ही करने आया हूं और मैं इंट्राडे में ही इस काम को खत्म करूंगा। उसने आपको लेवरेज दिया, 5 गुना चीजों के बराबर पैसे को यूज करने दिया। अब वो आपको इस दिन के आगे नहीं जाने देगा। आपको जो करना है, बाय करना है, सेल करना है, यू डू। इफ यू डोंट, योर ब्रोकर विल, और वो स्क्वायर ऑफ कर देगा आपका सौदा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न उठता है बच्चे, कि क्या जरूरी है कि मैं उसे बताऊं इंट्राडे कर रहा हूं और तभी मैं आज बेच पाऊंगा? नहीं, आप मत बोलो। आप तो बोलो मुझे नॉर्मल बाय करना है। नॉर्मल बाय का मतलब क्या है? मेरे पे 10,000 रुपए हैं और मुझे सामान भी, यानी शेयर्स भी 10,000 की दे दो, मुझे चाहिए नहीं तुमसे लेवरेज। 10,000 की चीज है, 10,000 है, मेरा इंटेंशन है आज बेचना। मन हुआ तो कैरी करूंगा, कल बेचूंगा, 1 हफ्ते बाद बेचूंगा, इन्वेस्ट कर लूंगा, और मन हुआ तो 5 मिनट बाद बेच दूंगा, स्कैल्पर की तरह। ये आप कर सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज इंटेंशन से आए थे कि आज ही बेचूंगा, आपको नहीं सौदा जमा तो आप कल बेच देना, परसों बेच देना, पर फिर आपको सामान अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा। शेयर्स आपको अपने पैसों से बाय करने पड़ेंगे। फिर स्टॉक ब्रोकर आपको नहीं रोकेगा, आप जैसा करना चाहो आप फ्री हो। लेकिन इसमें फिर एक परेशानी है। यदि आप इंट्राडे नहीं कर रहे, आप तब ब्रोकर को नहीं बता रहे कि मैं इंट्राडे करूंगा, आप खरीद रहे हो, आपका मन करेगा तो बेचोगे आज ही या बाद में, इसमें प्रॉब्लम है। यू कैन ओनली बाय, आप सिर्फ खरीद सकते हो, एंड देन यू हैव टू सेल। लेकिन यदि आप बोलते हो कि नहीं मैं इंट्राडे करने आया हूं, तब आप सेल एंड देन बाय यानी बेरिश ट्रेड भी ले सकते हो। बट यदि आप इंट्राडे करने नहीं आए, आप इंटेंशन नहीं बता रहे, भले आप आज बेचो और आप बिना ये इंटेंशन बताए आप कह रहे हो मुझे मेरे पैसों से जितना मिल रहा है उतना दे दो, और आपने बाय कर लिया, तो अब आप सेल कर सकते हो, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो इन इक्विटी शेयर्स। इन इक्विटी शेयर्स इफ यू हैव टू सेल एंड देन बाय, तो आपको शेयर्स में तो इंट्राडे में ही जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी स्टाइल्स हैं, अदर स्टाइल्स हैं जहां पर आप लंबे समय बाद भी बाय कर सकते हो। मतलब सेल आपने आज करा, आप कुछ दिन रुकोगे एंड देन यू विल बाय, ये आप कर सकते हो। लेकिन इक्विटी शेयर में पॉसिबल नहीं है। किसी और इंस्ट्रूमेंट में ऐसा पॉसिबल है, वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं। तो बताओ बच्चों, क्या ये दो जो स्टाइल है आपको क्लियर हो चुकी हैं पूरी? आपको स्कैल्पिंग क्लियर है, आपको इंट्राडे क्लियर है, आपको लेवरेज क्लियर है कि लेवरेज क्या होता है, आपको यह भी क्लियर है कि यदि मुझे इक्विटी शेयर को सेल करके बाय करना है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि मैं इंट्राडे को सिलेक्ट करूं। और इंट्राडे को सिलेक्ट करने का एक हार्म है। बताओ, इंट्राडे को सिलेक्ट करके खरीदने और बेचने का एक फायदा और एक हार्म है, बल्कि फायदा एक नहीं दो हैं। आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो आपको दो फायदे मिलते हैं। पहला, आप जरूरी नहीं कि बाय करके सेल करो, आप सेल करके भी बाय कर सकते हो, ये पॉसिबल है। दूसरा आपको फायदा है लेवरेज का, कि जितना आपके पास पैसा है आपसे 5 टाइम्स का सौदा कर सकते हो। लेकिन फिर उसका एक नुकसान है। बोलो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको वो सौदा आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी वो सौदा आज ही काटना पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट, योर ब्रोकर विल। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धीरे 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 आप विश्वास रखिए, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी स्टाइल्स और सारी स्टडी और उसको मैच करके भी बताऊंगा कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट की कौन सी स्टाइल के लिए कौन सी स्टडी सूटेबल रहेगी। एवरीथिंग विल बी हियर। आप जान जाओगे, एक्सपर्ट धीरे धीरे बनोगे, समय के साथ बनोगे। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच बच्चों।